हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पे। और हम अब लेके आए हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कंप्लीट कर ली है। फिलहाल मैं जो है आप लोगों को BTE UP का सिलेबस यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मोस्टली हम कंसीडर डिप्लोमा वाले बच्चों को ही कर रहे हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चों का जो सिलेबस है उसमें एक यूनिट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स थ्योरेटिकल यूनिट है। मैंने 2 यूनिट अभी बीच में छोड़ दी हैं और पहले सेमीकंडक्टर को लेके आ गया हूँ। तो सेमीकंडक्टर को पहले लाने का मकसद मेरा थोड़ा सा ये है कि एक तो ये थ्योरेटिकल यूनिट है, नोट्स मैंने इसके आपको प्रोवाइड करा दिए हैं PDF में। अब इसको बस थ्योरी को इसकी को मैं तेज़ी से समझा दूँ आप लोगों को, और इसका जो है थोड़ा सा पोर्शन भी पेपर में वेटेज ज़्यादा रहता है बाकी और चैप्टर्स के मुकाबले। तो इसलिए मैं इस यूनिट को पहले लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस यूनिट को समझेंगे। और भाई यूनिट समझने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आप एक काम और भी करते रहिए, चैनल को फैलाते रहिए, दूर दूर तक पहुँचाते रहिए, ठीक है। कमेंट करते रहिए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, हैं। और शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई यूनिट सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। यूनिट नंबर 6 है, बाकी यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 हमने अभी जो है ड्रॉप कर रखी हैं बीच में, इसके बाद उन्हें देखेंगे। तो पहले यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 6 है हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसको अगर हिंदी में हम लिखें तो हिंदी में बोला जाता है इसको अर्धचालक भौतिकी। अर्धचालक भौतिकी स्टार्ट करने से पहले, सेमीकंडक्टर फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको। वो छोटी सी चीज़ क्या है? वो है कि हमने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एक बोहर की थ्योरी पढ़ी थी। आपको कुछ याद हो तो सेल, सब सेल, इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, एक बार देखना है कि किस तरह से जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं एटम्स के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या है कि किस तरह से सेल्स में, सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है, क्वांटम नंबर्स के बेस पे हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल उसी का लेके चल रहा हूँ पहले, ठीक। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एटम में क्या होता है। एटम में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव कोर मानते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वो दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो एटम का जो टोटल मास होता है वो भी हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसका टोटल मास भी इसी जगह पे सिचुएटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इनके मास के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उसके मास को हम जो है नेग्लिजिबल समझ के चलते हैं, और टोटल मास समझ के चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलके बना रहे हैं टोटल एटम का मास, जो कि सेंट्रल कोर पे रखा हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हमने बोहर की थ्योरी में पढ़ा है, कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह की सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये ऑर्बिट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे ऑर्बिट बनेंगी, ठीक है। इन ऑर्बिट्स को हम सेल के नाम से जानते थे। तो पहली वाली ऑर्बिट को K सेल कहते थे, दूसरी वाली को M, N, इसी तरह L, ठीक है। सॉरी, K L पहले आएगा, L, M, N। तो इस तरह से ये सेल्स हमारी चलती हैं। बाद में इन्हीं सेल में से फिर हमने सब सेल भी बनाई थी। कैसे सब सेल बनाई थी वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इनमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। सेल्स में इलेक्ट्रॉन सब सेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूं बोहर की थ्योरी का। बोहर ने 3 बातें बताई थी हमें
पहली बात तो ये बताई थी कि भाई एटम के अंदर जो बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी मेन जो 3 बातें हैं वो ये हैं कि पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं और रिवॉल्व करने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ऊर्जा उत्पन्न ना तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ये, यानी कि ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। कब? जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपनी ऑर्बिटों में। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में कौन सी ऑर्बिट अलाउड होती हैं, कौन सी ऑर्बिट स्टेबल होती हैं? दूसरी बात ये बताई उन्होंने कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, कौन सी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल होगी, यानी कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक बात बताई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबल ऑर्बिट होंगी वो वाली जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L, इसको क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम, और हिंदी में कहते हैं इसको कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए NH/2π के बराबर, NH/2π के बराबर। इसको कहते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं L = NH/2π, जहां n की वैल्यू क्या होंगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि इस तरह से कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर मतलब पूर्णांक नंबर ये हो सकता है। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम H/2π का एक इंटीजर मल्टीपल जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वही ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की कैसी होगी? स्टेबल ऑर्बिट होगी। कहानी समझ में आ गई? दूसरी बात, तीसरी बात क्या कही थी? तीसरी बात ये कही थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट को छोड़ के जाएगा, या तो अपनी से ऊपर वाली ऑर्बिट में जाएगा या अपनी से नीचे वाली ऑर्बिट में जाएगा या किसी भी ऑर्बिट में दूसरी में जाएगा, तो क्या करेगा? वो या तो एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कब रिलीज करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा ये अभी समझेंगे, लेकिन क्या करेगा? या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन, मान लिया, अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन अपनी से हायर एनर्जी की स्टेट में जाएगा, अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो इसको ऊर्जा चाहिए होगी, तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। और अगर अपने से ऊपर की स्टेट यानी कि किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा है, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जा रहा है, तो क्या करता है? ये उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, इमिट कर देता है, या हम कहें उत्सर्जित कर देता है हिंदी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो ये थी एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारी, और बोहर के अकॉर्डिंग एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कब इमिट करता है, कब नहीं करता है, और कौन सी ऑर्बिट इसकी अलाउड ऑर्बिट होती है। ये जो अलाउड ऑर्बिट हैं, इन अलाउड ऑर्बिट्स को हम इस चैप्टर में एक अलग नाम देंगे, और वो नाम देंगे हम एनर्जी लेवल्स। क्या नाम देंगे? एनर्जी लेवल्स। अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे उन्हीं एनर्जी लेवल्स की कि वो एनर्जी लेवल्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, चलिए। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन रिवाइज कराता हूं शुरू का। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। तो सपोज मेरे पास एक सोडियम ले लिया मैंने। चलिए, इस सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 11 हैं। हमें इन 11 इलेक्ट्रॉनों को इनकी स्टेट्स में सुसज्जित करना है, इनकी स्टेट में रखना है कि ये कैसे जो है एटम के चारों ओर किस स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारी सेल क्या बनती हैं बेटा? सेल बनती है हमारी K, L, M और N, और इनके साथ साथ हमने 4 पढ़े थे क्वांटम नंबर्स। क्या पढ़े थे?
4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे और उन क्वांटम नंबर में एक क्वांटम नंबर था n, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते थे। एक था l, जिसको हम एजीमुथल कहते थे। एक था हमारे पास m, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला करते हैं। और एक होता है हमारे पास s, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोला करते हैं। तो ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, ये दिगंशी क्वांटम संख्या होती है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और ये चक्रण क्वांटम संख्या होती है s। इनकी वैल्यू भाई देखो, जो n की वैल्यू है सबसे पहले तो k सेल के लिए, k सबसे पहली सेल है इसलिए n की वैल्यू 1 होती है, l के लिए n की वैल्यू 2 होती है, m के लिए n की वैल्यू 3 होती है और n के लिए इसकी वैल्यू 4 होती है। इसी तरह से जैसे जैसे सेल बढ़ती चली जाएंगी n की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। ठीक, अब बात करते हैं l की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो l की जो वैल्यू होंगी, l की वैल्यू जो होंगी वो होंगी 0 से लेके n-1 तक। जैसे अगर k सेल के लिए हम बात करें तो k सेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और 0 के बाद फिर n-1, n-1 क्या, n-1 यानी कि 1-1 0, तो 0 ही रही। तो k के लिए l की वैल्यू 0। ठीक है, इसी तरह से m की वैल्यू क्या होंगी, m की वैल्यू जो होती है बेटा वो l की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये होती है -l से +l तक, -l से +l तक। जैसे l की वैल्यू सपोज 1 है, l बराबर है 1, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये याद आ रही होंगी चीजें। ठीक है, पढ़ चुके हो आप लोग, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं m की वैल्यू। इसी तरह s की क्या वैल्यू होती है, s की सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, या तो +12 और या फिर -12। जो चक्रण होता है इलेक्ट्रॉन का वो या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, ऐसे या ऐसे। तो एक तरफ को +12 लेंगे हम, एक तरफ को -12 लेंगे। ठीक है, तो अब सोडियम की बात करें हम, तो बेटा अब इसी की वैल्यू के हिसाब से हमारी सब सेल बनती हैं। बेटा l बराबर 0 है तो सब सेल बनती है s, l बराबर 1 है तो सब सेल बनती है p, l बराबर 2 है तो सब सेल क्या बनती है d, l बराबर 3 है तो सब सेल बनती है f। इसी तरह से आगे ये सब सेल बनती चली जाती है। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसमें हम लगाएंगे और तब जाके हम इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या भरेंगे, पॉली ने कहा था कि भाई किसी एक स्टेट में सेम स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो वो सारे प्रिंसिपल्स आप एक बार याद कर लो, मैं बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम अपने सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोडियम इसका निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो बेटा सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने। तो पहले के सेल की बात करूं तो के सेल के लिए क्या होगा बेटा, के सेल के लिए n = 1, n = 1 तो l = 0, l = 0 क्यों, क्योंकि l की वैल्यू n-1 तक होंगी, 0 से लेकर n-1। और l = 0 तो सेल बनेगी, सब सेल बनेगी सिर्फ s। जब l बराबर 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी बेटा 0 होगी, m की वैल्यू भी 0 हो गई, यानी कि m के लिए भी हमारे पास एक ही ऑर्बिटल बना। तो अब बची क्या, अब हमारे पास बची कितनी, अब निकालना क्या, s की वैल्यू क्या होंगी, s की वैल्यू +12 + -12, यानी कि एक +12 एक -12। तो ये बताएगा हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ऑर्बिटल में एक +12 वाला इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एक -12 वाला, यानी कि s वाली स्टेट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक की हाफ प्लस होगी, एक की हाफ माइनस, यानी कि जो स्पिन है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। भाई शीशा में हम देखते हैं तो शीशा में हमारी उल्टी इमेज दिखती है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी स्पिन क्या होनी चाहिए कि एक अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन से सेल के लिए था, के सेल के लिए, यानी कि n = 1। तो पहली हमारी ये जो सब सेल बनी, इस सब सेल को हम बोलेंगे एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी लेवल। इसी सब सेलों को हम एनर्जी लेवल कहा करते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरी के लिए बात करते हैं। दूसरी सेल क्या है हमारी, दूसरी सेल हमारी बनेगी बेटा एल सेल। अब एल सेल के लिए देखें तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी,
n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी और 1 होगी। जब l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी और s जो होगा वो +½ और -½ दो वैल्यू ये होंगी। यानी कि l = 0 के लिए s बनेगी सब सेल, लेकिन n = 2 है और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। ठीक, तो इसके l = 0 के लिए तो ये बन गई। अब बात करें हम l = 1 की, तो l = जब 1 है तो m = क्या होंगी, -1, 0 और +1। यानी कि ऑर्बिटल कितने बनेंगे, एक इसका 3 ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो क्या बचेगी यहां पर बेटा, इसके लिए सेल बनेगी p, इसके लिए l = 1 के लिए सब सेल p बनेगी, तो p सेल। और इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं इसमें, 6। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। तो यानी कि एक सब सेल ये बनी, एक सब सेल ये बनी, एक सब सेल ये बनी, 3 सब सेल बन गई हमारी। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे लिखूं तो क्या हुआ, 1s2 बना एक, 2s2 बना एक, 2p6 बना। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने भर गए, 2, 2, 4 और 6, 10। एक इलेक्ट्रॉन और बचा। एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, l सेल तक कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमारी जो सेल अगली आएगी वो क्या आएगी, m सेल आएगी। और m सेल में पहले सबके लिए n = 3 होगा, तो यानी कि यहां पर 3 आने वाला है पहली बात। ठीक, अब जब l = 3, इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा, अब 3 है तो l की वैल्यू क्या होंगी, l की सबसे पहली वैल्यू तो 0 होगी, तो 0 के लिए तो s बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा, आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन भर गए। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया सोडियम का। इसी तरह हम सारे एटम्स का, सारे जो भी मेटल हैं हमारे पास या नॉन मेटल हैं या मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाते हैं कि किस सेल में कितने और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा यहाँ पर गौर करने की बात क्या है, एक बात ये है बेटा, s में 2 रह सकते हैं, s में 2 रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, तो 6 हैं। ये तीनों जो सेल हैं हमारी, ये तीनों जो सब सेल हैं, ये कैसी हैं, ये फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड सेल्स हैं। और ये कैसी है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें अभी एक ही है, तो ये कैसी रह गई हमारी, ये रह गई अनफिल्ड सेल। ये अनफिल्ड सेल। अब मैं इनको सेल या सब सेल ना बोल के क्या बोलूंगा, फिजिक्स में मैं इनको बोलूंगा लेवल्स। क्या बोलूंगा, लेवल्स। कौन से, 1s, 2s, 2p, 3s, ये क्या है, ये है एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल्स है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि एनर्जी लेवल्स क्या है। तो यही जो सब सेल बनती हैं, इन्हीं सब सेल्स को हम एनर्जी लेवल्स कहेंगे। इस बात को, एनर्जी लेवल वाली बात को ना थोड़ा सा बार बार रिपीट करके देख लें आप एक बार, ठीक है। यही एनर्जी लेवल्स हमें अभी एक चैप्टर में आगे और यूज करनी है, जहां हम लेजर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लेजर की पूरी वर्किंग इन एनर्जी लेवल्स पे ही डिपेंड करती है एटम के पे। तो ये एनर्जी लेवल ढंग से समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए ये इस चैप्टर का जो है थोड़ा सा हमें यूज कर रहा था, बट इतना जरूरी नहीं था कि मैं इस चैप्टर में आपको इसको बताता। बट मैंने इसीलिए बताया ताकि हमारा इस चैप्टर में और जो बाकी जो काम बचेगा इसका, हमारा वो अगले चैप्टर में काम बचेगा लेजर वाले में। तो लेजर में हमें इन चीज़ों की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो एक बार अच्छे से इसको एक बार और आप लोग घर पे केमिस्ट्री की किताब में से इसको रिवाइज कर लें। ठीक, चलिए अब हम